हेलो क्लास, मैं प्रथमेश द्विवेदी, आपका फिजिक्स टीचर। आज एक और बार आपके सामने प्रेजेंट हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर पार्ट 2 लेके। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होती है, ऑल्टरनेट करंट क्या होती है, इंडिया में कितने फ्रीक्वेंसी पे लाइट आती है, वोल्टेज क्या रहता है, और उसके साथ साथ आपको मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसके साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि RLC यानी इंडिविजुअल सर्किट्स में क्या उसकी वैल्यूज बनती है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट का है। इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। यानी आज के दिन हम, यानी इस लेक्चर में आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आज आप पढ़ने वाले हो पहले तो आर एल ओनली। आर एल ओनली का मतलब है कि यहाँ पे आपकी सिर्फ बात हो रही है रेजिस्टेंस और इंडक्टर को लेके। दूसरा मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा आरसी ओनली, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लेके। तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा आर एल सी इन सीरीज, RLC इन सीरीज ओनली। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। और इनके बीच में इंपीडेंस ट्रायंगल क्या बनता है, इसके बीच में फेज एंगल क्या बनता है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अपनी कॉपी किताबें निकाल लीजिए। वैसे तो किताब से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कॉपी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम RL ओनली। तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, आराम से बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाया, टेंशन मत लो। जैसे वैसे ही पढ़ाया जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी, बिल्कुल लाइव ऑल्टरनेटिंग करंट। अबे भाई इतनी बेइज्जती तो मत कर यार, चैप्टर का नाम नहीं पता जबकि बोला तो ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेना। देखो इधर, यहाँ पे ये आर बना, ये एल है, इंडक्टर का सिंबल। और इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। ये गोला अच्छा नहीं बना, गोला दोबारा बनाना पड़ेगा। अबे बन जा। अब देखो ध्यान से, इसको हम बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे आर। यहां से लेके यहां तक ये होता है वी आर। इस पॉइंट पे आ जाएगा वी एल। ध्यान से अगर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान से देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बार याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिवाइड होता है और हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट रहती है। इसको वो कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा मुझे। इसको लिखेंगे एफ ई आर और ई एल। ठीक है, अब देखो हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर का फॉर्म होता ही है और V इक्वल टू आई एक्सएल फॉर्म होता है। लेकिन इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे वोल्टेज, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, आर की बात करूं, तब तो वो सेम फेस पे चलती करंट के साथ, क्या सेम फेस पे चलती है, क्या पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं एल की बात करूं तो ये लीड करती है कितने डिग्री, लीड्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, क्या ईएमएफ या पोटेंशियल या वोल्टेज, ये लीड करता है, वो सेम फेस पे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंपेडेंस ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ, या एक तरह से फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये बना वी आर, ये बना हमारा एप्सिलॉन फॉर्म में, और यहाँ पे कई बनेगा हमारा वी एल, यहाँ पे कई बनेगा हमारा वी एल। तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन एल, ये हो गया एप्सिलॉन आर, ये हो गया हमारा प्योर एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल कैसे लेंगे। ये हमारा बनेगा प्रॉपर फाई एंगल। छोटा लग रहा है तो मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, कोई काम करता हूँ, उसको पूरा बड़ा ही बना दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे ये। ठीक है, ध्यान से देखना। अरे यार सही से बन जा भाई, क्यों दिमाग खा रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। ये बना हमारा 90 डिग्री, ये बना हमारा फाई एंगल।
ये बनेगा फाई एंगल, ये वाला बनेगा हमारा एंगल, इसको इधर लिख रहा हूं मैं ओमेगा टी, और ये एंगल जो है इसको नीचे लिख रहा हूं मैं ओमेगा टी माइनस फाई। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन आर, ये हो गया एप्सिलॉन, और ये होगा एप्सिलॉन एल। ठीक है, इस फॉर्म में ये ट्रायंगल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, वहां पर वो सेम फेज से आ रहा है, यहाँ पर वो उसका रिजल्टेंट बन रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूं कहां पे, थोड़ा सा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं, तो हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला कौन सा, V इक्वल टू आई आर। बोलो हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ है। तो एप्साई आर के लिए यानी रेजिस्टेंस के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, आई ऑफ आर, आई ऑफ आर, या आई नॉट कर लो, पीक वैल्यू के फॉर्म में भी कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पीक वैल्यू कर लेते हैं, और इसके लिए बन जाएगा आई नॉट एक्सएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक्सएल जो मैंने लिखा है, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल होती है, और 2 पाई एफ एल भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको हल्का सा रिमाइंड हो जाए, ओमेगा एल, अरे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, या एक्सएल इक्वल टू, इसी को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ एल। ठीक है, इसको लिख लो, ये काम आएगा अभी। अब देखो, जब हम इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, हमको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर, या ई नॉट कह लो, इसको पीक वैल्यू फॉर्म में ई नॉट लिख लो, इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। तो यस और नो, ऑब्वियसली बात है। अब देखो यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नॉट इज आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल, एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यस और नो, इतना लिख लो, क्योंकि मुझे अब बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड चेंज होगा, इसको लिखो। लिख लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जे जो डायग्राम है ना, ये 1 नंबर में पूछते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में इसको आप कह सकते हो पूछा जा सकता है, जहाँ पे ये डेरिवेशन पूरा 3 मार्क्स में आता है, एल आर ओनली का। ये छोटा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको क्या होता है, यहाँ पे एक्स वाई कर दो। हाँ बोलो।
फाइव पूरा एंगल है, पर इतना एंगल, इतना 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 क्या होगा? क्यों? ओमेगा टी यहाँ से है और फाइव भी यहीं से। एक मिनट, फिर फाइव को थोड़ा सा बनाना, फाइव को थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा। फाइव एंगल इतना है, ये फाइव थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। हो जाता है यार। भाई लिख लिया? ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या आएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, ध्यान से देखो। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर, ये बना था। अब देखो ध्यान से, ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल एक्सएल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसी को बोलते हैं द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज इम्पीडेंस। ये जेड बनेगा, ये जेड बनेगा। ठीक है। या तो इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहां पर ये चीज क्या हो गई, जेड इक्वल टू दिस, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। यहां पर इसी जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इट इज नोन एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ओके। ये किसके बीच में बनेगा, आर और एक्सएल के बीच में, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में बनेगा ये। ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट क्या बनेगी, ओम। ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका और क्या फॉर्म बन सकता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ एल होता है। तो आर स्क्वायर प्लस टू पाई एफ एल का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ओके। जब हम इसके बीच में वो एंगल निकालेंगे, फेज एंगल भी निकालना है। तो फेज के लिए यानी हम डायरेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, टेंथ कंपोनेंट यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन फाई, फाई एंगल था ना, इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर which is equal to omega L upon R, और we can also say that 2 pi FL upon R। ये इसका क्या आ गया, हमारा डायरेक्शन आ गया या एंगल फॉर्म आ गया। ओके। इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? हाँ लिख लो। लिख लो। लिख लिया?
ठीक है, आगे देखो। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे 300 ओम, और जो तुम्हें इंडक्टर गिवन है, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेगा तो एक्सएल गिवन है, ध्यान से सुनना। इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस एक्सएल, और खाली इंडक्टर बोल रहा है तो वो एल। ठीक, तो एल की वैल्यू तुम्हें गिवन है यहाँ पे 1 हेनरी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है 300/2 पाई हर्ट्ज। ठीक, और तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस, यानी 10 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द पाई। एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दो। हमने फॉर्मूला तुमको क्या पढ़ा है, 10 पाई = एक्सएल/आर। बोलो हाँ या ना। पर हमें एक्सएल तो पता नहीं है, तो एक्सएल के लिए हम क्या करेंगे, एक्सएल = अब ओमेगा भी नहीं पता, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है ओनली। हाँ बताओ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ एल। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 2 पाई एफ एल लिखेंगे तो एक्सएल = 2 × पाई × 300/2 पाई × 1। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 300 ओम आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो, तो 10 पाई = क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, 300/300। आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यानी पाई इक्वल 10 पाई = कितना होता है, 1045। यानी 1045 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 या पाई/4। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, या पाई/4 आ गई। अंडरस्टूड, समझ में आया। इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूँ थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में। ये तो इजी था। लिख लियो, लिख लो। डन। क्वेश्चन लिखना है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या क्या है। एक इंडक्टर है, उसको पहले हमने 200 वोल्ट डीसी से कनेक्ट किया। ठीक है, पहले हमने उसको डीसी से कनेक्ट किया, फॉर डीसी सर्किट, फॉर डीसी। यहाँ पर हमें वोल्टेज जो गिवन है 200 वोल्ट गिवन है, और उसका जो हमें करंट मिला है, वो हमें मिला है 1 एम्पियर। करंट हमें हमारे पास कितना हो गया, 1 एम्पियर। ठीक, फिर कह रहा है कि उसी सर्किट को हमने एसी से कनेक्ट किया है। तो जब हमने एसी से कनेक्ट किया है फॉर एसी, तब यहाँ पर भी वोल्टेज जो है हमारा वो क्या बना, वो हमारा बना है इफेक्टिव वोल्टेज जो बना है वो हमारा बना है 200 वोल्ट। और जो हमारा आई इफेक्टिव है, करंट यहाँ पर आया है, वो हमारा आया है 0.5 एम्पियर। और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो गिवन है शायद 50 हर्ट्ज। हाँ, 50 हर्ट्ज गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, एंड ऑल्सो फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस।
ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में जाता है, ये पक्का ऐसा ही आएगा ये। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। येलो येलो डर्टी फेलो। देखो हमें आर, देखो अगर इंपिडेंस निकालना है तो इंपिडेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ना हमें आर पता है ना हमें एक्सएल पता है, हमें पता तो कुछ है नहीं, निकालेंगे कैसे। फ्रीक्वेंसी दे दी गई है यार। और तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम इससे डायरेक्ट वाले से हम v इक्वल टू आई आर करके आर निकाल लेते हैं, क्योंकि चाहे वो हम डायरेक्ट में लगाएं चाहे हम एसी में लगाएं, दोनों में सेम फेस फॉर्म में होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर सीधे सीधे आर की वैल्यू देखी जाए तो 200/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 ही आएगा। बोलो आया ना, हमें आर मिल गया। अब देखो जेड के लिए ध्यान दो, मैंने एक ये फॉर्मूला भी लिखा था, ई नॉट अपॉन आई नॉट करके, लिखा था कि नहीं लिखा था, या इसको हम इसी को हम ई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं अपॉन आई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ ना। ठीक है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200/0.5। बोलो हाँ ना, कितना आ जाएगा, 400। अब देखो इस वाले फॉर्मूले की बात करें, अगर z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बोलो आया ना। हम्म, लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दो। एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, मेरी गलती। जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ आंसर कितना बनेगा। यस, 12 इंटू। अब देखो इसको करने का तरीका, नाशा कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको आप, अगर मैं पूछूं आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कैसे करोगे, नहीं यही तो गलती करते हो, इसको ए स्क्वायर मानो उसको बी स्क्वायर मानो। ये फॉर्मूला याद रखो यार, फॉर्मूला याद रखो, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 200 इंटू 400 माइनस 200, ये क्या आ जाएगा, 600 इंटू 200। अब ये 6 2 12 होता है, तो 1 2 3 4 0 हो गया एक्सएल स्क्वायर। तो यानी ध्यान से देखो, इसको 12 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकती हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो एक्सएल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 12। अब ये भी यहां पे इसको तोड़ दो, तो अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 10 की पावर 2 √3। अब √3 की वैल्यू लिख दो, √3 की वैल्यू लिख दो, क्या होती है, 1.73। तो 1.73 इंटू 10 की पावर 2 कितना आ जाएगा, इंटू 2 भी है, तो 2 3 जा 6, तो 346 आ गया समथिंग, हाँ 346 ही तो बन गया, 346 एक्सएल आ गया। लो यही तो लाना था, समझ में आया, इजी था कि टफ था, इजी था, एक टफ दे, नहीं क्या एक टफ करते हैं अब, ईगो हट नहीं करनी चाहिए। एक टफ करते हैं, चलो। समझ में आया, कौन कहता है फिजिक्स टफ है, कौन कहता है बताओ, फिजिक्स टफ है, देखो तेरी, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है दुनिया का। सोचो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर फिजिक्स में आ गया, तो क्या ऑरा है फिजिक्स का।
जब स्टार्टिंग किया था करियर केमिस्ट्री टीचर का। एक मैं तुम्हें शेयर करता हूँ इंटरव्यू अपना। इट्स अबाउट 2016-17 द जैन इंटरनेशनल स्कूल इन कानपुर। ठीक है। मेरी लाइफ में दो इंटरव्यू बहुत बेस्ट है। मतलब लगा था कि इंटरव्यू दिया है सच में। तो एट दैट टाइम आई रिटर्न फ्रॉम द कोटा। कोटा में जॉब मतलब छोड़ दी थी तो वहां से वापस आया था। अब वापस आया हूँ तो जॉब नहीं। मैं परेशान। घर वालों ने बोला जिनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी है एंड आई वाज इन अ थर्ड जनरेशन जिनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी। मतलब सबसे पहले मेरे मामा पढ़े अंकल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आवर एज। इट्स अबाउट ओनली 10 to 12 ईयर्स तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। फिर एक मेरे भैया पढ़े। वो भी मुझसे 8 साल या 6 साल बड़े होंगे। फिर मैं पढ़ा। ठीक। मतलब 10-12 साल की एज में सारे जो थे। तो मैं परेशान मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर जॉब। कहते क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा फिजिक्स। सोचो अपने टीचर के सामने बोलो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक। पहले ही और माइनस कहते ठीक है चलो मैं बताता हूँ। मैं एक हफ्ता पीछे पड़ा रहा हूँ हर दिन तब तो वो व्हाट्सएप वाला फोन नहीं था ना नॉर्मल कीपैड वाला था। तो एक दिन में एक मैसेज छोड़ा सर व्हाट अबाउट द जॉब। सर व्हाट अबाउट द जॉब। तो एक दिन उन्होंने अचानक फोन कर दिया। कहते प्रथमेश। मैं कहा, हाँ सर। कहते कहाँ हो? मैं था साउथ कानपुर। इंटरव्यू था नॉर्थ कानपुर। उल्टा बिल्कुल। कहते देखो मैं स्कूल का एड्रेस भेज रहा हूँ। वहां चले जाओ। अभी इंटरव्यू चल रहा है और बुला तुम्हें मेरे रेफरेंस से चले आना बस इतना बोलना कि चौबे सर जी ने भेजा है बस इतना ही काफी है। मैंने कहा ठीक है सर स्कूल का नाम। तो नाम बताया तो एक सेकंड को तो मैं बिकॉज इट इज अ वेरी बिग स्कूल इन कानपुर। उस टाइम पे उस स्कूल की फीस थी 1.5 लाख रुपए साल की। भाई पूरा एसी स्कूल। स्कूल के अंदर हेलीपैड है। वो भी एक भी दो दो। लॉन टेनिस कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट 6। दो एक दो फुटबॉल ग्राउंड। भाई वो स्कूल नहीं था। वो अलग ही दुनिया थी। और वो मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर दूर जहाँ मेरे स्कूल में मैं पढ़ता था वहां से वो 5 किलोमीटर आगे था। पहुंचा। तो पहुंचा तो प्रिंसिपल फिजिक्स केमिस्ट्री की थी डॉक्टर डॉक्टर ईरा भट्ट आज भी नाम याद है उनका मुझे। तो कहने लगे यू प्रथमेश मैंने फॉर्म वॉर्म भरा वो जो उनका फॉर्मेलिटी वाला होता है पता नहीं क्या क्या लिख रहा होता है मैं आज तक नहीं समझ रहा लिख पाते क्यों इतना। अरे सीधे पूछो। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा। मैंने कहा बता दिया। दूसरा पूछा। वो भी बता दिया। 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछ गए मैंने सब बता दिए। फिर मैं उन्होंने कहा कि ओके कम फॉर द डेमो टुमारो एंड वी विल लेट यू नो अबाउट दिस आफ्टर द डेमो। तो मैंने कहा मैम बट आई केम हियर फॉर द फिजिक्स टीचर बट व्हाई डिड यू आस्क मी द ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग केमिस्ट्री। कहती है बिकॉज आई राइट नाउ आई नीड अ केमिस्ट्री टीचर एंड योर केमिस्ट्री इज सो गुड। तब मैं 9th 10th पढ़ाता था देखो। उस समय पीजीटी में प्रॉपर नहीं आया था तब टीजीटी में था। हाँ। वैसे और कोटा में डाउट सॉल्वर था। पढ़ाना सीखते हैं ना जैसे देखते नहीं कि बड़े बड़े टीचर्स के पीछे बैठ जाते हैं। सीखते हैं वहां से वो कैसे कौन सा बता रहे हैं वो सब तो वो करता था। हमने कहा तो आधी जॉब तो मिल गई। डेमो तो निकाल ही दूं मैं इतना तो कॉन्फिडेंट था ही अपने पे अगले दिन का डेमो निकाला। तो लेकिन तो भी मैंने बाद में उनसे इंसिस्ट किया कि मैम प्लीज आस्क मी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिजिक्स। मैं बड़ी तैयारी से आया हूँ यार कुछ तो पूछो। तो उसे 2-3 क्वेश्चन पूछे। दे गया। अगले दिन डेमो हुआ सिलेक्टेड। खत्म। एक था मेरा दिल्ली का। उसमें तो एलन का चोरी बैठा था पीछे वो भी एक स्कूल है वहां पे बहुत फेमस स्कूल है उसमें। उसमें तो 50 क्लास के स्टूडेंट्स में मुझे ये नहीं लग रहा था कि हम मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा था दो फिजिसिस्ट बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। उनसे भी बहुत सारी चीजें मैंने सीखी उन्होंने भी मतलब एग्जांपल में मेरा उनसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाई वी यूज ऑलवेज पाई एज अ कांस्टेंट इन एवरी फॉर्मूला। नो इट्स नॉट अ कांस्टेंट बिकॉज इट मेक्स अ सिमेट्रिकल 4 पाई 6 पाई 8 पाई सिमेट्री बनाता है कि नहीं प्रॉपर। ठीक। फिर मैंने एक और 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे मतलब बहुत मजा आया 1.5 घंटा डेमो चला तो पता नहीं चला बच्चों को 1.5 घंटा क्लास में बैठे। कहता अगले दिन से आ जाओ पढ़ाने। ऐसे डेमो तो ये कुछ है इंटरव्यूज बहुत अच्छे लगते हैं बताने में। गर्व फील होता है कि आप फिजिक्स आती है। सही बात है कि तुम लोग को तो कहते नहीं अरे मैंने तुम्हारी कॉपी देख के बोलते नहीं अरे मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ा दी। मुझे खुद नहीं यकीन होता कभी कभी है। वो हर चीज का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया।
हाँ, पोटेंशियल वाला। मैंने तुमको पोटेंशियल नहीं पढ़ा, मैं एसी पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के। मैं हर हर जगह इलेक्ट्रो चल रहा है यार, इलेक्ट्रो पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा नया सोचा पढ़ाया जाए। और ये अच्छे चैप्टर है, मैथमेटिक्स फॉर्म में। बेसिक समझ लो, किसी भी चैप्टर को पकड़ना हो, स्टार्टिंग का लेक्चर कभी मत छोड़ो, उसमें जो फॉर्मूला टीचर बताता है वो उसका जनरल फॉर्मूला होता है, और उसी से पूरे रिलेशन बनाएगा, उसी से पूरे रिलेशन बनेंगे। मैंने पहले लेक्चर में ये बताया हुआ है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी क्या होता है, कैसे ग्राफ बनते हैं, फिजिक्स में साइन और कॉस के ग्राफ ही क्यों लिए जाते हैं, टेन का ग्राफ डायरेक्शन के लिए क्यों लिया जाता है, प्रॉपर बताया है वो लेक्चर जो सच में देख लेगा उसको एसी 30% क्लियर हो जाएगी। और एसी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें इजी है। अभी देखो ये आ जाएगा, फिर उसमें आएगा चोक कॉइल, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। तो हाँ, मैथमेटिकल फॉर्म का है चैप्टर, लेकिन मजा आता है। ईएमआई भी अच्छा है। सबसे बकवास चैप्टर जो लगता है मुझे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पूरा थ्योरी, सेमी कंडक्टर, डुअल नेचर। उसको तो पहले बोल कर रख रहा हूँ, आधा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़कर आना, मैं वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारा उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री के पार्ट में आता है, 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिस दिन यहाँ पढ़ाई जाए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बैठ जाना क्लास में 11th वालों के साथ, कोई शर्म की बात नहीं है, प्रॉपर पढ़ लेना उसको। चलो आगे चलते हैं हम। अब आता है आरसी सर्किट, आरसी ओनली। टेंशन मतलब ये अभी प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं है, मैं 30 या 50 का पूरा पीपीटी बनाऊंगा उस दिन, तब वो कराऊंगा, वो 2.5-3 घंटे का लेक्चर होगा कम से कम, उस दिन तो बैठाऊंगा। आरसी ओनली। आरसी ओनली में देखो, सबसे पहले आएगा आर सी, यहां से आएगा आई, ये हो जाएगा वी आर। अभी तक किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, सर आप यार वी आर क्यों लिख रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में वी आर क्यों चल रहा है, ई चलना चाहिए, ई ई। अभी तक मुझसे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप ये कैसे लिख रहे हो, ई आर और ई सी। पता है तो बता दो आंसर, नहीं पता तो पूछा क्यों नहीं, बताओ। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है यार। हाँ हाँ। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल की करंट। तो पोटेंशियल ही तो डिवाइड कर रहा हूं, पैरेलल में करंट। भाई एक बात ध्यान रखो, अभी तुम इसमें एलसीआर कॉम्बिनेशन जब पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा उसमें सी आएगा, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा उसमें आर आएगा, जब ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें एल आएगा। इसमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसमें चार्ज डिवाइड हो रहा है, किसमें करंट डिवाइड हो रही है, और किसमें, हाँ भाई, चार्ज करंट और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसका इम्पीडेंस इम्पीडेंस कैसा बनेगा, अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग करता, और इसका बनेगा वही सेम फेस, इसका बनेगा सेम फेस। तो देखो ध्यान से, एप्सिलॉन आर को हम क्या लिखेंगे, वही आई नॉट आर, और एप्सिलॉन सी को लिखेंगे आई नॉट एक्स सी। ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको बनाओ। अब देखो इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल, ए फेजर डायग्राम, सॉरी, इम्पीडेंस ट्रायंगल की बार बार याद आ रहा, अभी वो भी आएगा ना। इसको देखो ध्यान से, ये बनेगा हमारा, इसके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये हमारा एप्सिलॉन सी है, ये एप्सिलॉन है, और ये एप्सिलॉन आर है। ये कितना होगा,
ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, कर लो इसको, एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन सी स्क्वायर। तो ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्सी बता दे रहा हूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। और एक्स इक्वल टू, और हम क्या लिखते हैं, 1/2 पाई एफ सी। प्लीज घर जाके लेक्चर देख लेना, या जो भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, वैसे तो लाइव नहीं है लेकिन जो भी लाइव में बैठे हैं, या जो भी लेक्चर देख रहे हो, तो पहला वाला लेक्चर देख लेना प्लीज। प्रॉपर समझ में आ जाएगा तुम्हें, यही फील आएगा स्कूल में या कोचिंग में लाइव बैठ कर पढ़ा रहा था। डोंट बी लाइक अ 1 2x स्पीड और 3x स्पीड, ऐसे मत देखना। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें लगे कि जहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब कभी कभी मैं रुका हूँ बीच में, रुकने का मीन्स इन द सेंस जैसे बच्चे नोट करते हैं उस फॉर्म में, तो उसको हल्का सा 10 15 सेकंड स्किप कर देना, बट प्रॉपर देखना। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमको नहीं, अगर तुम्हें वो लेक्चर नहीं समझ में आया तो सच बता, मैं लाइव लेना छोड़ दूंगा, लेकिन आएगा समझ में। और कमेंट करना वो फीडबैक, अच्छा हो चाहे बुरा हो। कमेंट नहीं करते तुम लोग, पूरा लेक्चर देख लेते हो मेरा, है कितनी मेहनत रात को रिकॉर्डिंग की है उसकी। पूछो वो मोहसिन से पूछना, वो बेचारा लगा रहता था सिस्टम सेट करने में, होता ही नहीं था। तभी तो देखो लैपटॉप पे चल रहा होगी। ये उसका लैपटॉप है, हाँ। वो रात रात भर मेरे साथ रुका है यहाँ पे 11 12 बजे तक, जब रिकॉर्डिंग करी है लेक्चर्स की। वो नहीं होता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, सच बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, ये क्या बना देगा अगेन, ध्यान दो, क्या बनाएगा? अरे यार, इम्पीडेंस। इसको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जेड इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे इम्पीडेंस। ठीक, कॉम्बिनेशन में ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाता है। इसको लिख लिया इसका, जल्दी लिख लो फिर मैं आगे चलूँ, फिर इस पे क्वेश्चन करो, फिर आरएलसी आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा पावर से चोक कॉइल, पावर फैक्टर, और एक जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें आएगा पूरा जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, फिर इसके न्यूमेरिकल्स। 5 लेक्चर में खत्म, देखा। अभी छुट्टियां चल रही है, पूरा स्कूल चल रहा, क्या पढ़ा रहे वहां पे? फायदा मिल रहा है? हाँ, तो वहां फायदा मिल रहा होगा ना अब तो। अब तुम ऐसे गर्दन की हिला रही हो ऐसे करके, क्यों, आकाश में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रो, क्या पढ़ा रहे हैं वहां पे? यहाँ पे समझ रहा हूँ। और कर लो आकाश, कर लो और कर लो, मना किया है ना जब मेरे लेक्चर हो, आकाश मत जाना। मैं तुम्हें ऑन मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ ये बात। अगर आकाश, तुम 1 महीना आकाश पढ़ लो, 1 महीना मुझसे पढ़ लो प्रॉपर, और फिर मैं बनाता हूँ टेस्ट नीट का, और तुम उनका देना। तुमने अगर मेरे टेस्ट नीट के स्कोर, जो मैं टेस्ट दूंगा, अगर तुमने उसमें मेरे 50% मार दिया, नीट आकाश वाले टॉप मारोगी।
क्योंकि तुमको पता है, तुम लोग को मैं जब क्वेश्चन करा था तुमको पता भी नहीं होता कि मैं जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा देता हूँ उसी में मिक्स करके। अगर मैं तुमको बोलूंगा ना जेई एडवांस करा रहा हूँ तो तुम लोग आधा वहीं हार जाओगे। मैं यही करता हूँ, 9th का भी बैच एक वीडियो देखा होगा, मोशन का पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स कराए मैंने। पता है पूरी एसएल अरोरा के करा दिए, उनको पता ही नहीं चला, वो करते चले गए। बाद में वो देख रहे 11th की बुक से की हैं, तब उनको समझ में आया। मतलब इतने टफ नहीं कराए थे, जो उनके लेवल के थे, मतलब जैसे जो उन्होंने फॉर्मूले पढ़े। क्योंकि तुमको पता है, तुम लोग को मैं जब क्वेश्चन करा था तुमको पता भी नहीं होता कि मैं जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा देता हूँ उसी में मिक्स करके। अगर मैं तुमको बोलूंगा ना जेई एडवांस करा रहा हूँ तो तुम लोग आधा वहीं हार जाओगे। मैं यही करता हूँ, 9th का भी बैच एक वीडियो देखा होगा, मोशन का पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स कराए मैंने। पता है पूरी एसएल अरोरा के करा दिए, उनको पता ही नहीं चला, वो करते चले गए। बाद में वो देख रहे 11th की बुक से की हैं, तब उनको समझ में आया। मतलब इतने टफ नहीं कराए थे, जो उनके लेवल के थे, मतलब जैसे जो उन्होंने फॉर्मूले पढ़े। आगे चलते, चलो देखते हैं इसको। लास्ट इक्वेशन क्या बनी हमारी, z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को क्या हम z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और इसी को क्या हम z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ ना बोल दो। हाँ लिख सकते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, तो ये चीज हमारी बन गई। अब इसी में जब हम टेन पाई निकालेंगे तो टेन पाई क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन आर, यानी 1/ओमेगा c अपॉन आर, यानी 1/2 पाई एफ सी अपॉन आर। इसको लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं। लिख लिया, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, तुम्हें रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, और तुम्हें जो सी गिवन है वो गिवन है 50/पाई माइक्रोफैराड। तुमसे पूछा व्हाट इज द इम्पिडेंस, बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने। और एफ की वैल्यू तुम्हें गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्ज। एफ की वैल्यू तुम्हें गिवन है 50 हर्ट्ज, और तुम्हें साथ ही साथ वी इफेक्टिव दिया गया है। ये भी पूछा आई इफेक्टिव बताओ। तो देखो, जेड के लिए हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, पर एक्सी हमें पता ही नहीं, तो एक्सी को कैसे निकालेंगे, 1/ओमेगा सी, पर ओमेगा सी भी नहीं पता है। ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई एफ सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 पाई एफ सी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी, तो 2 × पाई। ठीक है, एफ की जगह 50, और 50 अपॉन अपॉन पाई, बोलो आए ना।
माइक्रो फैराड को मैंने -6 में चेंज करेंगे, 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁶। पाई से पाई टाटा बाय बाय। क्या बनेगा? ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये 10⁻⁶, 100 × 50, कितना बना देगा ये? 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 5, 500 ना, 5000 सॉरी, ये कट गया तो 200 आंसर आया ना, 200 आया। ठीक है, अब देखो z इक्वल टू √r², 10 का स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 4000, कितना आंसर आएगा? 40100। बोलो आया ना? 40100, तो 20 पॉइंट समथिंग। अगर इसका रूट निकालोगे तो 200 पॉइंट समथिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? 200 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो अप्रोक्सीमेटली 200 ही लेके चल रहे, 200 ओम इज द इम्पीडेंस अवर। ठीक है, 200 ओम। अब देखो हमें क्या निकालना है? आई इफेक्टिव निकालना है। तो आई इफेक्टिव इक्वल टू वी इफेक्टिव अपॉन जेड लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हमें 200 गिवन है, अपॉन 200, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। बोलो आया ना? हो गया, लो लिख लो। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो इजी है। आज डेट क्या है? 13 है ना? 13 13 13। एक जोक था, वैसे लेम जोक हो सकता है तुम लोग के लिए। कहते हैं 13 का क्यूब क्या होता है? 13 का क्यूब क्या होता है? 13 13 13 शुरू। बोला था ना लेम जोक, इसको समझ ही नहीं आया, बताओ। आज 13 मई है, 13 मई। मैं तेरा, ये याद आ गया देखो। मैं वो गाना नहीं था कौन सा, मैं तेरा है। पता है सिद्धार्थ ने इतना बड़ा थम्स अप दिया था मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे लगा सिद्धार्थ आज पूरा लेक्चर देख के आएगा। सिद्धार्थ कहता सर आ गया सब कुछ, फिर आके बोल लेक्चर ही नहीं दिखा रहा था, देख।
देखो, जो तुम्हारे यहाँ पे फिजिक्स में वीक हो उनको करो भैया, सब्सक्राइब कराओ यार थोड़े, भाई फेमस है बस कराओ। मैं नहीं चाहता मैं अलग, देखो आई डोंट वांट टू बी लाइक अलग पांडे, बट आई वांट टू बी प्रोफेसर वेरी यार। ठीक? मैं इतना तो पता है, तुम्हारी कोचिंग के टीचर, तुम्हारी कोचिंग के टीचर से तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी का पता नहीं। अ, क्या? हम्म। कितने टीचर पढ़ाते हैं फिजिक्स में? दो हैं। यहाँ यहाँ प्रीवियस ऑफिस में 4 ब्रांच थी, पूरी अकेले फिजिक्स संभाली थी। यहाँ की ऑफिस की भी पूरी अकेले फिजिक्स संभाली है। जब है इलेक्ट्रो, वो भी तुम्हें देखो सच बताओ, इलेक्ट्रो तुम्हें इसलिए अच्छे सारे तुम पढ़ कर गए हो, तो वो तुम्हारा बैकअप है। वहां पे तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, और मैंने तुम्हें प्रॉपर वही लेवल पढ़ाया है जो वो पढ़ाएंगे, यही वाला। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुमको मैंने जितने डेरिवेशन बताए वो तुम्हें नीट में बता दे। तुम्हें मजाक नहीं करो, एप्लीकेशन में मैंने कम से कम 10 12 कितने कितने एप्लीकेशन कराए। रिंग कराया, शेल कराया, रॉड हुआ है, आर्क भी किया है, सेमी सर्कल किया है, ठीक है, शेल की है, सिलेंडर कराया है, 5 6 तो कराया है नॉर्मली। तुम्हें करा दे पूरे, मैं लिख के दे रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्यों चिढ़ोते हैं इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। ऐसा नहीं कि दे आर नॉट पेइंग वेल और ब्ला एंड ब्ला, बट होती है, क्योंकि वहां पे वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं ना। क्वेश्चन ये है, तुम्हें आर की वैल्यू गिवन है 30 ओम, और सी की वैल्यू गिवन है 250/पाई माइक्रोफैराड, ठीक है, और तुम्हें एफ गिवन है यहाँ पे 50। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जेड निकाल के बताओ जल्दी से, चलो। मैं कुछ पूछूं नहीं रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो अच्छा, 2 मिनट का टाइम, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बस तुम्हें थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा मैडम, मजाक नहीं कर रहा, नीट करवा दूंगा आराम से। ये थोड़ा ट्रस्ट कर ले। मुझे मिल नहीं रहा बच्चे, थोड़े मिले, थोड़े से पागल टाइप के, तो मैं इरोडो सॉल्व करवाऊँ, एलिडे सॉल्व करवाऊँ, क्रोटो सॉल्व करवाऊँ। देखो साफ सीधी बात भाई, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला मेरा फंडा है। तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं वैसा ही करूंगा, तो मेरे साथ तुम मेहनत करोगे मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, नहीं करोगे मैं और आलसी बन जाऊंगा। सच बात है। अब अगर ये थोड़ा एफर्ट लगाए तो मैं कराऊं, कोशिश करूं, क्योंकि देखो साफ सीधी बात मुझे भी लगानी पड़ेगी, पहले लेक्चर से पहले। पहले लगाई थी मैंने, कब 8 7 8 साल पहले लगाई थी मैंने इरोडो, तब वो भी आधी लगाई थी, पूरी तब भी नहीं लगा पाया था। देखा, क्वेश्चन बन रहा है, तुम्हारा बना ही नहीं है, कर ही नहीं रही हो। बेटा एफर्ट करना पड़ेगा यार प्लीज। देखो अब इसमें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे करना है। पहले एक्सी की वैल्यू निकाल लो, 1/2 पाई एक्सी फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे बोलो आया ना। 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 250 अपॉन पाई 10 की पावर -6। इसको छोड़ दो अभी, इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे आओ, ये कटा, ठीक है। ऊपर जाएगा 10 की पावर 6, नीचे क्या बचेगा, 100 इंटू 250, बोलो हाँ है ना। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू 250, कट गया। 250/10,000 कितना आएगा, 40, सीधे सीधे 40। जेड इक्वल टू √ऑफ R² प्लस
एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना आया 2500। कितना आ गया? कितना टाइम लगा? खेलो मैडम, घर में ऐसे क्वेश्चन से टाइम पास करने का निंजा टेक्निक दे रहा हूँ, घर के काम के बचने से निंजा टेक्निक। मम्मी बोले बेटा एक काम कर, तो मम्मी पढ़ाई कर, दिख नहीं रहा है, फिजिक्स लगा रही हूँ बैठ के बस। हैं? मैं यही करता था जानबूझ के, भले ही मैथ में कुछ ना आ रहा हो, तब मेरी मैथ बहुत वीक थी सच में। वो ट्वेल्थ में पता नहीं आखिरी चमत्कार मेरे साथ किसने क्या किया है, जो मुझे कैलकुलस इतनी प्यारी लगने लगी, नहीं तो भागता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो आज भी भागता हूँ मैं। इसको इजी लग रही 11th की, जरा जरा दो इसको एक बार। एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। गंदा लगता था मुझे इतना। तुम पीसीएम भी हो? हाँ। अरे वो तो किस में था? वो तो सिर्फ ग्रेविटेशन में छोटा सा पार्ट आता है, वो इतना मैटर थोड़ी ना करता है। मेन था मैथ्स में भाई, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन बनते हैं। एक सर्कल की तीन इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gf माइनस 2fc, पता नहीं। अरे भगवान ने ना मेरे साथ ट्विस्ट भी किए थे, तब मैं मैथ्स के तीन एग्जाम होते थे जब मैंने दिए थे। हाँ, अलजेब्रा ट्रिगो मैथ्स वन, कैलकुलस कोऑर्डिनेट मैथ्स मैथ्स टू, और डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स एंड वेक्टर मैथ्स थ्री। डायनामिक्स एंड वेक्टर, ठीक है। 30 मार्क्स की कैलकुलस कोऑर्डिनेट आती थी। मेरी किस्मत इतनी खराब, हमेशा कैलकुलस ज्यादा आती थी। उस मेरे एग्जाम में सारे एक्सपेरिमेंट होते थे ना, पूरी कोऑर्डिनेट भरी। 15 मार्क्स की कैलकुलस आई, नहीं 18 मार्क्स की कोऑर्डिनेट, 12 मार्क्स की कैलकुलस। मुझे लगा फेल। लेकिन जब रिजल्ट आया मैं खुद शॉक हो गया, 30 में से 21 नंबर आए, तो कहा इतने नंबर आ गए। अलजेब्रा ट्रिगो तो बहुत बढ़िया गई थी मेरी। ट्रिगो की किताब तो मैंने चार चार बार लगाई थी उसमें अपने टाइम पे। ट्रिगो इसलिए पसंद है, ट्रिगो पसंद है, कैलकुलस पसंद है। आज भी टाइम पास करने के लिए मैं आर डी शर्मा लगाता हूँ बैठ के ना। अब आता है हमारा लास्ट और मेन, आर एल सी ओनली इन सीरीज। मैं चाहूँ ना इसके बाद तुमको ऑप्टिक्स भी पढ़ा दूंगा, तुम लोग पढ़ जाओगे। तुम लोग पढ़ चले जाओगे और तुम लोग को लगेगा कि सीक्वेंस में चल रही चीजें। अब मैं वीसी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं भूल जाता हूँ। इक्वल टू विनर था ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बोल दो आई नॉट आर। वी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो बोलो आई नॉट एक्स एल। वी सी इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, ठीक है। यहीं पर आता है इम्पीडेंस, यहीं पर आएगा तुम्हारा फेजर डायग्राम का बड़ा अजीब ग्रू वाला रूप। देखो ध्यान से इम्पीडेंस डायग्राम पहले देखते हैं। ए यार इम्पीडेंस, बार बार इम्पीडेंस में से निकल जाता है, फेजर डायग्राम।
आज सुबह से 2 जगह यही पढ़ा चुका हूँ ना। दिमाग में इम्पीडेंस ही चल रहा है। मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। बीएम शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें। नायशा, तुम्हारा हाथ अलग कर दिया करूंगा मैं जब बैठूंगा। कल का आई नीड सम, इतनी बड़ी स्टेज पड़ी और कितना चाहिए। अंतरिक्ष में जाना है, मार्स में भेज दूं। हैं? देखो इधर, ये है वीसी, ये है वीएल, ये है वीआर, ये है मेन एप्सिलॉन। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, इतने पार्ट की, या रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और मैं इंक्रीज करता हूँ। अरे तो पूरा चला जाएगा। ये क्या बना, परफेक्ट। ये यहां से लेकर यहां तक की पार्ट करें तो हमारा बनेगा वीएल माइनस वीसी। बोलो आया ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जाएगा, ये बनेगा। अब यहां पर 5 ओमेगा टी बनाना है हमें। बना, ये बनेगा ओमे, ये बनेगा क्या, ये तो बनेगा फाइ, ये बनेगा ओमेगा टी। बोलो आया ना। ये बन गया इम्पीडेंस, ये बन गया फेजर डायग्राम। और यहां पर ये बनाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसको बना लो, फिर मैं डेरिवेशन करूंगा आगे। नाम देना चाहो दे दो। ओ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बना लिया। हाँ, ये पूरा ओमेगा टी है। अब यहां पर देखो, जो कंडीशन ली हमने, वो कंडीशन क्या ली है, इफ वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, तब ये होगा। अगर हम वीसी इज ग्रेटर देन वीएल ले लेंगे तो यही डायग्राम यहाँ के फेस में उल्टा बन जाएगा। सेम रहेगा पर उल्टा हो जाएगा, यानी वीसी माइनस वीएल आ जाएगा। ये चीज हमने लिख लिया, आगे चले। बना लिया सबने, क्योंकि मुझे पूरा पूरा एक बोर्ड चाहिए अब। एडिटिंग आती है, एडिटिंग आती है। हाँ तो थोड़ा सा जो है ना, प्लीज मार देना ना। चले,
अच्छी बात है कि लाइव नहीं चल रहा था। मैं तो इधर गायब हुआ हूँ, उधर गायब हुआ हूँ। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। बोलो आया ना। ठीक है। तो एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर इन अ ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस इन अ स्मॉल ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कर लो, यहाँ पे इसको नॉट ले लो। नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यही बन जाएगा जेड। ठीक। इसको अगर हम जेड स्क्वायर लिख लें तो ये बनेगा पहले आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब मैं बार बार वो चीज नहीं बता रहा हूँ, अब तो कंफर्मेशन है कि वही चीज आनी है, इम्पिडेंसी आना। तो जेड इक्वल टू तुम लोग क्या लिख लोगे, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। जेड इक्वल टू और क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टू पाई एफ एल माइनस वन अपॉन टू पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन निकाले फेज एंगल टेन फाइव, तो क्या निकलेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का अपॉन आर, यानी ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी बाय आर। बोलो हाँ या ना। ठीक। अब एक कंडीशन, एक केस है, स्पेशल केस है। देखो, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी देन फाई इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है। इफ एक्सएल इज लेस देन एक्ससी देन फाई इज नेगेटिव। ओके। इफ आर इक्वल टू जीरो देन फाइव विल बी पाई बाय टू, क्योंकि 90 बना देगा ना, फाइव विल बी पाई बाय टू। इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी देन फाइव विल बी जीरो। लिख लो इतना। अब देखो, अगर इंपिडेंस की वो चाहते हो डेफिनेशन लिखना, तो मैं लिखवा दे रहा हूं इंपिडेंस ट्रायंगल की। देखो, बढ़ू आगे। देखो हमारा इंपिडेंस क्या बना था, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस it is the effective resistance of the LCR series circuit which oppose or impedes the current flowing through it। और यही इसका ट्रायंगल होता है, जो मैंने ओ ए पी फॉर्म में ले लो या बी ले लो। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
R, XL and XC in a form of a triangle is known as impedance triangle. ये रिलेशनशिप बिटवीन है आर एक्सएल और एससी का, इसी के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसी में एक चीज आती है एडमिटेंस। एडमिटेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ impedance. It is the reciprocal of now एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, ठीक है। एक्सी की वैल्यू तुम्हें गिवन है 14 ओम, एक्सएल की वैल्यू गिवन है 30 ओम, ठीक है। व्हाट इज द impedance, what is the current, what is the current where epsilon effective is given to you? इसको मैं आई इफेक्टिव लिख दे रहा हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। आई इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी तुम्हें 200 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi? नाउ गेट इट। देखो, तो हमें सीधे सीधे z इक्वल टू क्या करना है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बोलो आया ना? ये करना है कि नहीं करना? अरे आया ना बोल दो, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। थर्टी माइनस 14 है। 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। बोलो आया ना? आया ना? तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 400। जेड की वैल्यू क्या आएगी? 20 ओम। अब आई इफेक्टिव निकालना हमें। आई इफेक्टिव इक्वल टू ई इफेक्टिव अपॉन जेड। कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है, 10 फाइव इक्वल टू कितना बन जाएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। 30 माइनस 14 बाय आर यानी 12। 16 बाय 12, 4 बाय 3, 5 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ। लो हो गया, लिख लो। समझ में आया? पक्का? नाइशा, ए एक बार नंबर बोलना दोबारा, क्या था? 83। हाँ सही तो है। नहीं, लिख लिया। एक क्वेश्चन और कराऊं? एक क्वेश्चन और करते फिर उसके बाद तुम लोग कुछ।
क्वेश्चन ले लो। आर की वैल्यू तुम्हें दी गई है 50 ओम। ठीक है। जेड निकालना है। एक्सएल दिया गया है। ठीक है। और एक्सटी गिवन है। साथ ही साथ तुम्हें आई इफेक्टिव गिवन है। वी इफेक्टिव की वैल्यू बताओ। उल्टा कर दिया बस, थोड़ा सा ज्यादा सरफेस नहीं किया मैंने। देखते हैं इक्वल टू क्या होगा। 50 का स्क्वायर 50 माइनस फॉर्मूला क्या लगाया हमने यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 256255 3125 आएगा ना। तो कितना रूट बना रहा है ये। हाँ तो यानी 625 पर मल्टीप्लाई 5, हाँ तो 25 रूट 5 हो गया ना, सही तो है। रूट 5 की वैल्यू अगर 2.23 पुट कर दो तो अलग बात है। नहीं करनी पुट, कोई बात नहीं, मत करो। हमें आई निकालना है, वी इफेक्टिव निकालना है। वी इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, आई इफेक्टिव इंटू जेड। तो यानी कितना था हमारा, 5 इंटू 25 रूट 5, कितना आ जाएगा 125 रूट 5 एम्पियर आंसर। आंसर वोल्ट। अंडरस्टूड नायशा, आ गया पक्का। ठीक। तो आज हम लोगों ने बात की आरसी सर्किट, एल आरएल सर्किट और आरएलसी की। नेक्स्ट टाइम पे हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है और चुप वाइल। 3 टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा और इसके बाद का जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। फिर एक लेक्चर आपका बनेगा किसका, न्यूमेरिकल्स का। तो प्लीज इसको आप देख लीजिएगा, प्रॉपरली समझ लीजिएगा। बहुत बेसिक फॉर्म में बताया है आज मैंने। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो एक बार कमेंट में बता दे और सब्सक्राइब करो यार प्लीज। ओके बाय।